Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Very good evening to all of you. गुड इवनिंग. एक आध मिनट का वेट कर लेते हैं. 21 student 22. Okay. All right. We are discussing about the GOC revision जो हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने इस खास रिवीजन में हर एक पॉइंट को इंक्लूड किया GOC के, चाहे वो रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, हेल्पर, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लाइक दैट एवरीथिंग. आफ्टरवर्ड्स हमने एसिडिटी, बेसिसिटी, SIR, SIP, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड. देन एक खास बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बातें कर ली. बॉन्ड लेंथ भी बहुत डिस्कस किया था हमने. फिर हमने फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन, इनको खास डिस्कशन में बढ़ाया था. फ्री रेडिकल का डिस्कशन हुआ था हमारा, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन ये पढ़ा था. फिर अल्केन का हेलोजिनेशन, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, वो बातें हुई थी हमारी. आफ्टरवर्ड्स हमने C+ का शिफ्ट या रीअरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं, 1-2 शिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, दैट गेट्स फिनिश्ड आउट. उस शिफ्टिंग के दौरान हमने रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब डांसिंग रेजोनेंस वाला डिस्कशन, उसको भी फिनिश अप कर डाला. एंड जो हमारा सबसे जरूरी हिस्सा था कार्बोकेटायन C+ का रीअरेंजमेंट का, वो हमारा हो गया. एंड दैट्स, अब हम उस GOC रिवीजन को स्टॉप अप करके क्लोज करते हैं एंड अच्छे से उसको फिनिश अप कर डाला है. ठीक है. तो जो पहली बार आए हैं उनको भी अब हमारे इस लॉजिक से ऐसा समझ में आ गया कि हाँ किस तरह से आगे बढ़ना. मॉड्यूल आपको मिल चुका है. स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल और एनी अदर बुक, व्हाटएवर यू हैव. चलिए अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आइसोमेरिज्म, ये वाला जो यूनिट है, इसका डिस्कशन थोड़ा क्विक वे में डिस्कस करें. ध्यान से सुनना है. आइसोमर्स क्या होते हैं? मुझे लगता है हम नए हो पुराने कोई भी स्टूडेंट वो समझता है आइसोमर्स का मतलब ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए बेटा, है ना. तो जितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक में उतने दूसरे में, तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. बाकी फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर, इनमें डिफरेंस आता है, तो वे एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं. तो वी नो दैट, है ना. तो सर जैसे हम बात करें आइसोमर्स के बारे में, तो बेटा आइसोमर्स का फ्लो चार्ट जिस दिन हमने शुरू किया था आइसोमर्स, उसी दिन हमने इस आइसोमर का एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था 11th क्लास का. वही रिवीजन 11th के रिवीजन करवा रहा हूँ अभी. और इस आइसोमर को दो हिस्सों में बांटा था हमने. ये दो हिस्से कौन से थे सर? तो एक हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स. इसी को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहा जाता है. तो आइसोमर का एक हिस्सा होता है विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और दूसरा हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड आई एम सॉरी, दूसरा हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स. स्टीरियो आइसोमर्स. तो वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड वन इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मतलब ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं. और ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है या रिंग चेन आइसोमर्स है या फंक्शनल आइसोमर्स है या मेटामर्स है, मेटामर्स या टॉटोमर्स है. तो ये हमारे 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं या ये 6 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहलाते हैं. और जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं सर, ये जो स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. वन इज कॉल्ड कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फिगरेशनल, एंड वन इज कॉल्ड कॉनफॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, कॉनफॉर्मेशनल.
तो 3 हिस्से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल मतलब इस स्टीरियो की ही बातें हैं। कॉन्फिगरेशनल 2 पढ़े जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये 2 होते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। और कॉन्फॉर्मेशनल मतलब कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशन या कॉन्फॉर्मर्स, ये होता है। दिस इज आवर आइसोमर्स, ये आइसोमर्स है। हम जब 2 हिस्से शुरुआत के करते हैं कि सर आइसोमर या तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल होते हैं या स्टीरियो होते हैं, सबसे पहले हम यही अंतर करना चाहते हैं कि सर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, इनमें अंतर क्या है। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं ना, कि जैसे मान लेते हैं मैं तेरे सामने कुछ सपोज मैंने कुछ ऐसा लिखा है, सपोज आई विल जस्ट राइट ClCl एंड आई विल जस्ट राइट ClCl, ऐसा लिख दिया है सपोज। तो सर इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनकी संख्या सेम है दोनों में, पर सर ये जो हैलोजन का जो बॉन्ड है, इनका कनेक्शन जो है, कनेक्शन में डिफरेंस है, कनेक्टिविटी अलग है। एटम्स का एटम से कनेक्शन होना डिफरेंट है। इसमें एक कार्बन से एक क्लोरीन, दूसरे कार्बन से दूसरा क्लोरीन है। इसमें एक ही कार्बन में से दोनों, मतलब क्या एटम्स की कनेक्टिविटी डिफर होगी। एटम एक बार इससे जुड़ा था, अब वो किसी और से जुड़ा है, तो दैट इज स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कनेक्शन ही बदल जाते हैं। अब एक तेरे को बताता हूं, सुन। आपने सिस्ट्रांस तो नाम शायद सभी ने सुना है, सबको आता भी है सिस्ट्रांस। मैं उसी से लेकर तेरे को स्टीरियो आइसोमर्स की बातें बताना चाहता हूं, है ना। जैसे सर मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ लिखा है H और Br, और यहाँ लिखा है फ्लोरीन और क्लोरीन, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, H और Br, क्लोरीन और क्लोरीन। मैंने इसका एक और डायग्राम ड्रॉ किया, हाँ देखो कैसे सर, H और Br, क्लोरीन और फ्लोरीन, ऐसा बनाया। तो सर ये दोनों आइसोमर्स है, हाँ। ये कैसे सर, स्टीरियो। क्यों सर, स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि एटम्स का कनेक्शन चेंज नहीं हुआ। इस कार्बन से H और ब्रोमीन है, तो उस कार्बन से H और ब्रोमीन ही जुड़े हुए हैं, कनेक्शन सेम। सर दूसरे कार्बन से फ्लोरीन और क्लोरीन, उस कार्बन से फ्लोरीन और क्लोरीन ही जुड़े हैं, कनेक्शन नहीं बदला सर। कोई एटम एक से कट के दूसरे पर गया नहीं सर, कोई एटम कहीं से कटा नहीं है, कोई कटा नहीं है, पर स्पेस में पोजीशन डिफर हो गई। जैसे यहां पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन एक तरफ है सर स्पेस में, और यहाँ फ्लोरीन हाइड्रोजन अपोजिट है सर। मतलब क्या, कनेक्शन चेंज नहीं हुआ, पर जो ग्रुप है उनकी पोजीशन स्पेस में इन दोनों में अलग अलग है। तो व्हेन two molecules have same molecular formula, same structure, same connections, स्ट्रक्चर भी सेम है दोनों का, कनेक्शन भी सेम है दोनों का, बस स्पेस में ग्रुप की पोजीशन, हाइड्रोजन इधर था इधर हो गया, फ्लोरीन इधर था इधर हो गया, अपनी जगह से सिर्फ, जैसे ये आई जस्ट ड्रॉ लाइक दिस ना, इफ आई से दिस इज द केस, है ना। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, और अगर आपके सामने ये स्ट्रक्चर ऐसा कर दूं, ये देख कुछ भी चाहिए, ये एक है और ये दूसरा है, क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ। क्या इनका स्ट्रक्चर सेम है? हाँ। क्या कनेक्शन बदला? नहीं सर, ये दोनों ये कनेक्टेड ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही कनेक्टेड, कनेक्शन भी सेम है, पर फर्क क्या है? फर्क यह है कि इसमें जो थंब है वो ऊपर की ओर है, और इस वाले डायग्राम में थंब नीचे की ओर है। तो ये दोनों में स्पेस में पोजीशन नहीं, अनुज पोजीशन चेंज नहीं है। पोजीशन का मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाना नहीं, स्पेस में पोजीशन अलग है। तो जब हर चीज सेम हो, सिर्फ ग्रुप की स्पेस में पोजीशन चेंज हो, दे आर कॉल्ड स्टीरियो। स्टीरियो इज स्पेस। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं आइसोमेरिज्म को। कॉन्स्टिट्यूशनल 6 होते हैं जिनको स्ट्रक्चरल भी कहा जाता है, और स्टीरियो 2 हिस्से होते हैं, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल GI-OI और कॉन्फॉर्मेशनल पूरा कॉन्फॉर्मेशन होता है। 11वीं क्लास की बात करें तो 11th में ये सारा पढ़ा, ये पूरा पढ़ा, और इसका आधा हिस्सा, कॉन्फॉर्मेशन का आधा हिस्सा 11th में पढ़ा। और 12th में क्या पढ़ना है सर? ये 12th ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 12th में पढ़ना है, और इसका बचा आधा हिस्सा 12th में पढ़ना है। ये सब मिलाकर जितना बड़ा नहीं होता,
उतना ही अकेला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन सबसे बड़ा है। समझ में आया ना? तो खास जो हमको यूनिट की शुरुआत करनी थी, 12th की शुरुआत जो करनी है वो इससे करनी है। जिस दिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करूंगा 12th शुरू होगा। तो हम पहले इन सबको एक क्विक रिव्यू में डिस्कस करना चाहते हैं। इज इट क्लियर टू न्यू कमर्स? न्यू कमर्स को ये क्लियर हुआ है? यस। सो आई टेक वन बाय वन दिस कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन टू। ये बहुत सरल है, फटाफट होता है बहुत। ओके, बहुत ही इजी है। चलिए सुनो, मैं एक एक आइसोमेरिज्म आपके सामने रखते जाता हूं और हम समझते हैं। जैसे पहला मैं आपसे बात करूंगा, पोजीशन आइसोमर्स कौन, इन्हें हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। तो अभी आपने जो बोर्ड पे एग्जांपल लिया था सर, कि एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर पर फर्क क्या है? पोजीशन ऑफ क्लोरीन अलग अलग है। तो इसका आईयूपीएसी नाम ले, तो इसका आईयूपीएसी नाम है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नाम है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। मतलब आप नाम को देखे, आईयूपीएसी नामों को देखे, तो इन दोनों का नाम बिल्कुल एक जैसा चलता है। फर्क सिर्फ लोकंट, लोकंट याद है ना, नंबरिंग को लोकंट बोलते हैं, 11th में सिखाया था। लोकंट इज पोजीशन, नंबरिंग में फर्क है। सर ये 1,2 है और ये 1,1 है, तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका आईयूपीएसी नाम पूरा सेम चलता है सिवाय लोकंट्स के। वे दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। और मैं आपको ले लूं तो क्या इसका नाम 1,1,1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम है। और अगर मैं ये नाम ले लूं 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, पूरा नाम सेम है, सिर्फ लोकंट अलग है। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है ना? इसका नाम है ब्यूट 1-ईन, ब्यूट 1-ईन, ब्यूट 2-ईन, सारा नाम सेम है सिवाय पोजीशन के, बस। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनके आईयूपीएसी नाम पूरे सेम आते हैं, सिर्फ अंतर लोकंट्स का होता है, वे एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। क्लियर टू एवरीवन? शैल आई गो फॉर नेक्स्ट आइसोमरिज्म? पोजीशन खत्म करे, यस, पोजीशन आ गया मेरे को समझ में। आगे बढ़ते हैं, चेन आइसोमर्स। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम, परंतु सर पेरेंट चेन में डिफरेंस है। पेरेंट चेन 4 कार्बन का, पेरेंट चेन 3 का, आईयूपीएसी आता होगा सब। पेरेंट चेन 4 कार्बन का, पेरेंट चेन 3 कार्बन का, इसका नाम ब्यूट एन, इसका नाम 2 मिथाइल प्रोप एन। इसमें रूट वर्ड ब्यूट आया, इसमें रूट वर्ड प्रोप आया। ऐसे दो कंपाउंड जिनका रूट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, रूट वर्ड अलग है, पेरेंट चेन का रूट वर्ड ब्यूट प्रोप अलग है, वे एक दूसरे के चेन आइसोमर है। बहुत अच्छा सवाल हमारे पास था, ये ले, वही ले लिया है। ये है ब्यूट एन ओइक एसिड, ब्यूट एन ओइक एसिड। और ये है 1 2 3, तो समझता है ना, आईयूपीएसी आता होगा। 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप एन ओइक एसिड। ये ब्यूट, ये प्रोप, रूटवर्ड अलग, चेन आइसोमर्स हैं। और एक अच्छा एग्जांपल हमारा था ये वाला 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये इथाइल साइक्लोपेंटेन। सर पेरेंट इसका भी साइक्लोपेंटेन है, पेरेंट इसका भी साइक्लोपेंटेन है, रूट वर्ड दोनों का साइक्लोपेंट, पेंट ही है दोनों का, पर इसका जो साइड चेन है वो है मिथ मिथाइल, डाइमिथ मिथाइल है, और ये इथाइल है। फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन है, पर कहीं ना कहीं
पेरेंट का रूट वर्ड नहीं बदला, पर साइड चेन मिथाइल का, साइड चेन इथाइल का, क्या रूट वर्ड पेरेंट चेन के बजाय साइड चेन में चेंज हुआ। रूट वर्ड आईयूपीएसी नाम में कहीं भी बदले, चेन आइसोमर्स होंगे। क्या आगे जाया जाए, पोजीशन हो गया, चेन आइसोमर्स हो गए। क्लियर है सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे जाते हैं सर, रिंग चेन आइसोमर्स। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 CH2 CH2। दोनों डायग्रामों को देखो, कार्बन हाइड्रोजन सेम नंबर में है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का एक जैसा है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट one is present in open chain structure, another is present in ring, that's why they are called ring chain isomers. Shall I proceed now? क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, पर एक रिंग में है और एक चेन में है, रिंग चेन आइसोमर्स है। और जो रिंग और चेन होते हैं ना बेटा, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसका यूज थोड़ी एक स्टेप में आगे के बाद करता हूं किसी का। रिंग का और चेन मतलब क्या, रिंग चेन आइसोमर्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये ध्यान रखते हैं। चलो आगे बढ़े। फंक्शनल आइसोमर्स, थोड़ा नाम से समझ में आना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाए तो फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। जैसे सबसे कॉमन मामूली उदाहरण जो सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस उदाहरण है, सभी स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ा है यही पढ़ते हैं, फंक्शनल का पहला यहीं से शुरू होता है। क्या दोनों का C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? दोनों का they have same molecular formula, yeah, but they have different functional groups. Yes, of course sir, दोनों का, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, फंक्शनल ग्रुप अलग, फंक्शनल आइसोमर्स है सर। हाँ करेक्ट सर। सर जो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं ना, उनकी केमिकल, फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। हाँ, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिसीजन फंक्शनल ग्रुप ही तो लेते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप ही बदल गए तो फंक्शनल आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी अलग ही होती है। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक नाम लिया था, रिंग चेन की फंक्शनल आइसोमर, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। हाँ, तो सर रिंग चेन जो होते हैं ना, दे आर आल्सो कंसिडर एज फंक्शनल आइसोमर्स। यस, ऑल रिंग चेन्स कैन इंक्लूडेड इन फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, और केमिकल प्रॉपर्टी अलग मतलब फंक्शनल ग्रुप नेचर अलग है दोनों का। तो ऑल रिंग चेन्स आर फंक्शनल, बट ऑल फंक्शनल्स आर नॉट रिंग चेन ना। ये रहे फंक्शनल आइसोमर, क्या रिंग चेन है क्या? नहीं नहीं, ये रिंग चेन नहीं है सर। पर जो जो रिंग चेन होंगे वो सब फंक्शनल में इंक्लूड कर सकते हो आप। क्लियर है सबको यहां तक? आगे जाते हैं। नेक्स्ट, तो क्या क्या पढ़ा तूने? पोजीशन, चेन, रिंग चेन और फंक्शनल। अब आते हैं मेटामेरिज्म, मेटामर्स। मेटामर्स या मेटामेरिज्म कौन शो करता है, सबसे पहले वहां से शुरुआत करनी थी, है ना। जैसे हमारे सामने कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कीटोन नाम सुना होगा तूने, ईथर नाम सुना है, एस्टर नाम सुनते हैं, एस्टर्स, है ना, एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स नाम सुनते हैं, 2 डिग्री अमीन का भी नाम सुना हो तूने। हाँ, ये ऐसे आपने कुछ फंक्शनल ग्रुप अभी बोले आपने, जिसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है। देख, दोनों तरफ कार्बन की चेन चलती है ना। ओके, परंतु कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल, सर अल्कोहल OH, अल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एसिड क्लोराइड COCl, ऐसे कुछ बहुत सारे। ये कैसे दिख रहा है सर फंक्शनल ग्रुप? जी सर ये ऐसे है जिसके एक ही तरफ कार्बन चेन है। दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या कहने का? मेटामेरिज्म
वे फंक्शनल ग्रुप शो कर सकते हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन, अर्थात जिनके सिर्फ एक ही तरफ कार्बन चेन हो, उनमें मेटामेरिज्म नहीं होता। इनमें मेटामेरिज्म नहीं हो सकता जिनमें एक ही तरफ चलते हो। तो पहली बात हमको यहां से शुरू करना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो मेटामेरिज्म वे फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जिनके दोनों तरफ कार्बन की चेन चलती जाए। अब आपको मेटामर्स क्या है वो सिखाता हूं। शर्त समझा दी, अब होता क्या है, ठीक है। कुछ उदाहरण आपके सामने, CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2 CH2O CH3। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप हाँ सेम, इथर इथर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। पर क्या फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बनों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है? सर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ 2 और 2 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ 3 और 1 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, परंतु फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन्स डिफरेंट हो, वे दोनों एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं। क्लियर है क्या? इसका एक एग्जांपल और इंक्लूड करके बता रहा हूं तेरे को, सुन ले फिर बाद में पूछता हूं। जैसे एक अच्छा सवाल था हमारा, उससे हमने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया था। कीटोन, कीटोन हमने ये कॉपी में एग्जांपल लिया है। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सेम है। और सर अगर मैं इनका IUPAC नाम लेने लगूं तो देखो आपको कैसा समझ में आएगा। नाम नाम IUPAC, पेंटेन टू ओन, पेंटेन टू ओन, पेंटेन 3 ओन। सर आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जब IUPAC नाम पूरा सेम आए पर सिर्फ लोकंट में डिफरेंस आए, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन, बाकी सारा नाम सेम हो, लोकंट अलग हो, वे दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, ऐसा आपने सिखाया था। क्या ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं? हाँ ओके, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। हाँ सर मुझे तो लग रहा है, क्योंकि आपने बोला ही ना कि लोकंट अलग है बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, अब आप सुनिए नया बात जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा। क्या कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन चल रही है? हाँ, दोनों तरफ कार्बन चेन चल रही है। क्या ये मेटामेरिज्म शो करते हैं? यस सर, ये मेटामेरिज्म शो करेंगे। कैसे? इसके आजू बाजू डिस्ट्रीब्यूशन 1 और 3, इसके आजू बाजू डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 2। तो क्या सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस? सर क्या ये मेटामर्स है? हाँ, ये मेटामर्स है। अब हो गया कंफ्यूजन कि सर मेटामेरिज्म की भी शर्त है, पोजीशन आइसोमेरिज्म की भी शर्त हो रही है। तो अब इस केस में हमने एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया हुआ है। प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन मेटामेरिज्म, देन चेन आइसोमेरिज्म एंड देन पोजीशन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन और टॉटोमेरिज्म को फंक्शनल में इंक्लूड कर लेंगे हम बाद में, है ना। दिस इज एक्चुअली द बेसिक ऑर्डर जिसको हमको यूज कर लेंगे हम। फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चेन और पोजीशन, ये ऑर्डर है प्रायोरिटी का। क्या ये फंक्शनल आइसोमर आंसर, क्या ये पोजीशन नजर आ रहे हैं? हाँ। क्या ये मेटामर नजर आ रहे हैं? हाँ। कौन है? मेटामर्स है। सर ऑप्शन में मेटामर है तो क्या लगाऊं? मेटामर लगाएगा। सर ऑप्शन में मेटामर और पोजीशन आइसोमर है, क्या लगाऊं? मेटामर लगाएगा। सर मल्टीपल चॉइस है, नहीं मेटामर लगाएगा। सर 4 ऑप्शन में मेटामेरिज्म नहीं दिया है, मेटामर दिया ही नहीं इसने, और एक ऑप्शन पोजीशन दे दिया है। वैसे तो ये पोजीशन नहीं, पर अगर 4 ऑप्शन दिए हो, नाम अलग अलग चारों ऑप्शन नाम दिए हैं, मेटामेरिज्म नाम नहीं दिया और पोजीशन दिया,
तो लगा देना पोजीशन आइसोमेरिज्म पे, बट दे आर नॉट एट ऑल पोजीशन आइसोमर, दे आर मेटामर्स। प्रियांशु नन, मैंने बोला ना, पहली बात तो यह है कि आप कोई भी बच्चे अपने मन से सवाल और ऑप्शन डिजाइन ना करें, है ना, मत करो डिजाइन, बहुत दिक्कत होती है उसमें। क्योंकि हमें क्या रहता है, हम कुछ भी सोचते हैं, हमारे सोचने से हो सकता है ऐसा बन जाए कि वो बोनस हो जाएगा सवाल सर, ठीक है ना। जैसे पोजीशन दिया है, नन ऑफ दीज दिया है, जैसे प्रियांशु ने बोला, और अगर किसी ने पोजीशन लगा के आ गए, तो कोर्ट में जाने पर वो, अगर उसने रिट लगा दिया कि नहीं मैं तो पोजीशन तो सही मानेंगे हम, क्योंकि आप आईयूपीएसी नाम में लोखंड बदला है, पोजीशन तो मानना ही चाहिए, तो ये तो बोनस हो जाएगा सवाल। इसलिए आपके पास अथाह भंडार है, गूगल, यूट्यूब, मॉड्यूल, क्वेश्चन बैंक, क्लास वर्क, वर्कशीट, सबका भंडार है, एक्स्ट्रा सब है। करोड़ों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप मत ड्रॉ करें कोई भी। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, इमेजिनरी सवाल ड्रॉ करते, इमेजिनरी ऑप्शन लेते और मुझे व्हाट्सएप करते कि सर ऐसा हो गया तो क्या। फिर उनको बहुत समझाना पड़ता है कि बेटा ऐसा हो ही नहीं पाएगा। जैसे एक बच्चे ने आज मुझे भेजा एक बच्चे ने कि सर मैं एक, जो भी सवाल था, अभी हम 12th पढ़ा नहीं हमने, हमको नहीं आता, उसने कुछ भी लिखा कि सर मैंने COH में साइनाइड डाला तो COH हटा के CN लगा दिया और ऐसा। फिर मैंने, उसने बोला सर ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैंने कहा नहीं, बोले क्यों नहीं हो सकता। फिर उसको पूरा समझाना पड़ा कि ये क्या लॉजिक लगा रहा है ना, पूरा समझाने का, हाँ सर हो सकता है। अरे तो तूने टाइम बर्बाद कर दिया नहीं, तूने खुद दिमाग लगाया, एक सवाल बनाया, आधा घंटा तूने बिगाड़ा, फिर मेरे से डिस्कस करके आधा घंटा फिर बिगाड़ लिया। What's the use of that? Nothing. Such questions can't be framed. Such options can't be framed. इसलिए इसलिए क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना है ना, बहुत मिल जाएंगे। सर ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, हाँ मिल जाएंगे, सारे पैटर्न मिल जाएंगे कि ऐसा हुआ तो ये क्वेश्चन, ऐसा हुआ तो ये क्वेश्चन, ऐसा आया तो ये ऑप्शन, वैसा आया तो वो ऑप्शन, सारे आए। क्वेश्चन दे, ऑप्शन दे, फिर भी ना आए तो हम प्रश्न उठाते हैं कि सर ये देखो अभी आप क्या करें। तो ना आई थिंक आपको सबको समझ में आया है कि आप फ्रेमिंग मत करो ऑर्गेनिक में फ्रेम मत करो, ना सवाल फ्रेम करो, ना ऑप्शन फ्रेम करो। कुछ मत सोचो कि सर ऐसा आ गया तो क्या, वैसे नहीं। कभी कभी सोचना बोनस में चला जाएगा, कोई क्वेश्चन ही। चलो आई थिंक क्लियर है। अच्छा एक बात और शेयर करने की इच्छा है मुझे, हाँ कितने बच्चे मैं देख लूं, क्या 49 बच्चे हैं, मतलब 48 बच्चे हैं। सबको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। आज 2 से 3 डाउट सेशन था, है ना, 8-10 बच्चे आए, बैठे रहे। क्या बोला है मैंने आपको, व्हाट इज डाउट सेशन। 2 से 3 का जो डाउट सेशन लगता है वो क्या है, वो काउंटर पे जैसे डाउट सेशन मतलब क्या, कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, 2 से 3 मैं उस लिंक पर रहूंगा, जिसको जहां पे डाउट है वो लिंक पे आए, माइक ऑन करे अपना, मुझसे बोले। मैं तुम जब बोलोगे तब मैं मेरा माइक ऑन करूंगा, मैं वहीं बैठा रहता हूँ, मेरे हाथ में ही मोबाइल रहता है, जब तक आप नहीं बोलते मैं भी चुप रहता हूँ, है ना। आप सवाल, मैं अपना काम कर रहा हूँ उस समय, आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपका सवाल ओरली पूछा जा सकता है, आप पूछते जाए, मैं अपन बातें करके जवाब हो जाएगा। आपका अगर कोई सवाल वर्कशीट भेजूंगा उसका डाउट है, या आपका कोई बुक पढ़ रहे हो उसका डाउट है, आपका मॉड्यूल है उसका डाउट है, तो जब आप क्लास में एंटर करो, मुझे बोलो कि सर मुझे डाउट है, मैं सब जिसको डाउट है इसमें व्हाट्सएप मुझे भेजोगे उसी समय कि सर मुझे डाउट है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मुझे बोलना, मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा, डाउट सामने आएंगे, फिर मैं आपसे बातें करना शुरू करूंगा, देखो तुमने ये सवाल किया है, दिस इज द आंसर, ये है, हो गया। अगर आपका डाउट सारे क्लियर हो गए हैं, आप वहां से जा सकते हैं, वहां बैठने की जरूरत नहीं, वो क्लास नहीं है, वो डाउट सेशन है। हो गया तेरा डाउट, आप बोल सकते हो कि सर मेरे डाउट क्लियर है, मैं जा रहा हूँ, ओके। कोई दूसरा आएगा, 2 से 3 में रहूंगा, 2 बजे आना है 2 बजे आओ, 2:30 बजे आना है 2:30 बजे आओ, 2:45 बजे आना है 2:45, कभी भी आओ, 2 से 3 के बीच में जो टाइम मुझे शेड्यूलिंग आपको मिलता है कि इससे इसके बीच में ऑर्गेनिक का डाउट टाइम जो भी आता है, मैं वहां रहूंगा। तो आना है, माइक ऑन करना है, डाउट पूछना शुरू करना है, नहीं हो गए डाउट, जा सकते हैं आप, है ना, नहीं है
सर मुझे अभी और डाउट है, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, बैठे रहिए, 2 से 3 बैठना, बैठे रहिए आप, आपको बैठना है बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बैठना है सर मैं जाऊं, ओके बिल्कुल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। डाउट सेशन इज फॉर योर डाउट्स, whatever doubts you have, you ask there. क्वेश्चंस, वर्कशीट्स, व्हाट्सएप करना है, कोई बुक का डाउट हो व्हाट्सएप करो, सर मैंने व्हाट्सएप किया आप देखो तो सर प्लीज, देख के फिर अपन बातें करते हैं उस क्वेश्चन की। क्लियर है सबको? और एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो हम भेजते हैं जूम मीटिंग का, आपको आईडी भेजते हैं, ये हमारा पर्सनल वाला रहता है जो 40 मिनट्स का रहता है। सभी जानते हैं, अब सभी नॉलेजेबल है, हम सभी, मुझे भी नॉलेज हो गया है उतना, तो वो 40 मिनट्स बाद खत्म हो जाता है। मैं जितना 1 घंटा टाइम बोला है, मैं 1 घंटा रहूंगा। जैसे ही वो जैसे बच्चे 8-10 बच्चे डाउट सेशन में हैं, कोई मुझसे बातें करता जा रहा है, कोई डाउट पूछ रहा है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, मैं भी ऑफ करके बैठा हूँ, पर वो 40 मिनट्स बाद वो लिंक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं फिर से उसको ज्वाइन करता हूँ, आप भी उस पर जाके ज्वाइन कीजिए, मैं वहां रहूंगा 1 घंटा पे, वहां रहूंगा ही। जो भी आपको टाइम शेड्यूल दिया है कि इतने से इतने बीच में ऑर्गेनिक का डाउट है, आई एम देयर, मैं वहां रहूंगा। हो सकता है वो एक्सपायर हो जाता है 40 मिनट बाद, तो बंद हो जाती है, आप सब आउट हो जाओगे, मैं भी उस लिंक पर जाता हूँ, वापस शुरू करता हूँ, तो 1 आध मिनट की बात है सिर्फ, आप सब आ जाइए वापस, पूछते जाइए। क्या मैंने डाउट सेशन पहले भी शायद क्लियर किया था सबको, फिर से आज क्लियर किया है? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? है ना? आज मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे आके बैठे, थोड़ी देर बाद प्रियांशु बोलता है सर क्लास स्टार्ट नहीं करना है क्या? तो क्लास स्टार्ट मतलब डाउट सेशन इज नॉट अ क्लास, है ना? यशराज था वो आखिरी में आया, सर मैं 2-3 बार आया, कोई था ही नहीं क्लास में। हाँ, डाउट सेशन है। जैसे तन्मय को अब शायद प्रैक्टिस हो गई है, तन्मय एकदम आता है, माइक ऑन करता है, तन्मय का मेरे को देखा है मेरे, वो पूछने लगता है, और हो गया तो बोलता है सर हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। दैट इज दिस इज द, आज भी वो आया, सर मेरे कुछ डाउट है, मैंने सेंड किए, वो सेंड कर देता और बोलता है मैंने सेंड किए, फिर आई एम सर्चिंग दैट, फिर मैं बातें करता हूँ, सॉल्व हो गए सर, मेरे सारे डाउट सॉल्व हो गए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ओके बढ़िया, दिस इज डाउट सेशन। तो यशराज ने बोला सर कोई है ही नहीं। हाँ तो ठीक है, डाउट हो बैठो, नहीं हो जाइए, आप आइए, आपको डाउट है पूछते जाइए, है ना? बट जो टाइम शेड्यूल रहेगा उससे उतने के बीच में मैं रहूंगा। टाइम खत्म होने के बाद मैं लॉग आउट कर देता हूँ, लिंक बंद हो जाती है, फिर मैं वहां नहीं रहता। इज इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ना? ऐसा मत, अब अगली बार ऐसा मत करना कि सर चालू ही नहीं हो रहा है, सर कोई है ही नहीं। हाँ, मत होने दे, हमको क्या करना, हम आप सबको अभी वहां पे मालूम नहीं है ना, वहां पे आना सेंटर पे। सेंटर पे जब मेरा, जैसे हमारा डाउट है कि सर आपको 2 से 3 डाउट सेशन है आपका, तो क्या करते हैं हम वहां सेंटर में स्टाफ रूम में जाके हम बैठते हैं, वहां 2 से 3 जैसे मैं बैठूंगा। अब जिसको डाउट है वो आए, सर हम साउथ टूगंज के हैं स्टूडेंट, क्या हम आपसे 2 से 3 में डाउट पूछना चाहिए? अरे वो डाउट से 2 से 3 में सबके लिए अवेलेबल, जिसको आना है पूछ लो, जिसको जो पूछना है, मेडिकल वाले हाँ मेडिकल वाले आ जाओ, लीडर वाले हाँ लीडर, ड्रॉपर वाले हाँ 11 वाले, जिसको आना है, मैं 2 से 3 वहां बैठाऊंगा, जिसको जो पूछना है पूछ लो, ऑर्गेनिक रिलेटेड। हो गया, आए सर ये सवाल है, ओके हो गया, जाए ओके जाइए। कभी कभी कोई नहीं आता, कोई नहीं आया, किसी को डाउट ही नहीं है, सर पढ़ा ही नहीं अभी हमने, डाउट ही नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे लगता है अब हम हमारे सबको क्लियर हो चुका है, तो अगली बार से, अगले वीक से जब भी डाउट सेशन जो भी आएगा, मुझे लगता है उन्होंने एक सेट कर दिया है फिलहाल वेडनेसडे 2 से 3, पर चेक कर लेना। हाँ हो सकता है कभी आपका टाइम टेबल जब मिलता है, हर वीक में आपको टाइम टेबल मिलता है, देख लिया करो कि कब किसका डाउट सेशन लगा हुआ है, किसके टाइम पे लगा हुआ है, उस टाइम पे आना है, आपको लिंक भेजते ही टीचर, आके पूछते जाइए, ठीक है? चलिए, नाउ आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं है ना? डाउट सेशन में आने का डाउट किसी को भी नहीं है, सबको क्लियर हो चुकी है बात है। ओके चलिए, तो आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म, 5 आइसोमेरिज्म हो गए, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामर्स, 5 हो गए। छठा होता है टॉटोमर्स। टॉटोमेरिज्म चूंकि रिवीजन पैटर्न चल रहा है, इसलिए मैं बहुत फोकस नहीं करना चाहूंगा,
वरना नॉर्मली 11th क्लास में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो 1 से 1.5 लेक्चर ऑटोमेरिज्म को, एक टॉपिक को खत्म करने के लिए लगता है। लगभग 2 लेक्चर मान के चलिए कि 1 से 2 लेक्चर के बीच में लगते हैं ऑटोमेरिज्म, सिर्फ एक आइसोमेरिज्म को खत्म करने में। उतना तो नहीं, बट उसका एक छोटा बेसिक आइडिया मैं आपके सामने शेयर करूंगा। डेफिनेटली वो 100% नहीं है, बी केयरफुल फॉर दैट। हाँ, वरना वही बात हो जाएगी कि हमने वहां ये पढ़ा, ये तो आपने नहीं पढ़ा। ये मैंने आपको पहले ही बोला है कि डोंट कंपेयर दिस कंसेप्ट विथ 11, नॉट विथ माई कॉपी, नॉट विथ एनी अदर्स कॉपी, है ना। मैंने जो पढ़ाया उस कॉपी से भी कंपेयर मत करना, और किसी टीचर ने पढ़ाया उसकी कॉपी से भी कंपेयर मत करना। ये रिवीजन है, वो रेगुलर था। चलिए आइए, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को ही डेस्मोट्रोपिज्म भी ऐसा नाम शब्द कहीं पढ़ा अगर, डेस्मोट्रोपिज्म, टॉटोमेरिज्म बताइए आपको। चलिए मैं आपको उदाहरण लेकर, एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। कीटोन, कीटोन हम जानते हैं CH, ये कीटोन होता है। हमें कीटोन, ऐसा कीटोन शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हमें शब्द इस्तेमाल करना है कीटो। कीटो, कीटो मतलब हमारी इच्छा है C डबल बॉन्ड हो, दिस ग्रुप आई कॉल कीटो। या एल्डिहाइड का होगा तो भी मैं कीटो ही बोल रहा हूँ इस डायग्राम को फिलहाल के लिए। ओके ओके, कीटो अर्थात C डबल बॉन्ड हो। ओके आगे बोलो सर। देख क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कीटोन है CO के पड़ोस का ये जो H है, मैं पूरा करके बता रहा हूँ। ये H इधर जा रहा है, ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब एक नया डायग्राम बन रहा है सर। एक्चुअली ये पाई बॉन्ड ऐसा शिफ्ट नहीं होता। हाँ, पाई बॉन्ड इधर आता है, H का बॉन्ड इधर आता है, H उस पे जाता है, ऐसा है वो। तो ये हो जाएगा सर इस तरह का डायग्राम। ठीक है, तो ये कीटो कंपाउंड था, इसमें कुछ चेंजेस हुए और ये कंपाउंड बन गया। सर ये जो बना, क्या इसमें OH मतलब अल्कोहल है? हाँ अल्कोहल है, जो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है। डबल बॉन्ड कार्बन को ईन बोलते हैं, शायद नाम सुना है, अल्कीन, ईन। और क्या ईन से OH जुड़ा है? हाँ, इसलिए इसे एक नाम दिया इनॉल। इनॉल, तो आज के बाद कोई बोलते हैं ये इनॉल है। इनॉल क्या होता है सर? अरे डबल बॉन्ड कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनॉल। फिनॉल नाम सुना है कभी? फिनॉल, हाँ सर, फिनॉल भी, फिनॉल मतलब बेंजीन से OH। तो सर देखो, ये भी तो डबल बॉन्ड कार्बन से OH जुड़ा है। हाँ, क्या मैं कहूं फिनॉल भी एक इनॉल ही है? यस, फिनॉल इज एन इनॉल। क्या शब्द समझ में आया? क्या इनॉल ऐसा शब्द समझ में आया? आगे जाऊं? गॉट द पॉइंट? व्हाट इज इनॉल वर्ड? ओके, इनॉल समझता है मेरे को। ओके ठीक है, आओ इधर फिर से। हाँ, आप सुनो सर, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो डायग्रामों को। हाँ, आप इन डायग्रामों को ऑब्जर्व करो तो सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ सर, सर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए। कीटोनिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, इनॉल बोलते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ा OH इज इनॉल। सर एक कीटोनिक ग्रुप है, इनॉलिक ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप, अरे सर अभी क्या बोल रहा था आपने? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, जिनके फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, वे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है? हाँ रे, यस सर। क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है? हाँ है। कैसे? ये ऐसे फंक्शनल आइसोमर्स है सर जिसमें हाइड्रोजन दो एटम के, ये कार्बन ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन है ना, अभी कार्बन के पास है, अभी ऑक्सीजन के पास है, फिर ये कंटिन्यूअस चेंज होते रहते एक दूसरे में। तो कहने से यदि किसी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन दो एटम के बीच में ऑसिलेट करता रहे, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो जो चित्र बनते हैं उन्हें टॉटोमर्स कहते हैं। तो व्हाट इज टॉटोमर्स? Those structures which are formed by the oscillation of hydrogen within one molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ऐसा होता रहे, तो जो डायग्राम्स बनते हैं उन्हें टॉटोमर्स कहते हैं। और इस ऑसिलेशन के कारण जो डायग्राम बनते हैं वो उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। तो ये जो टॉटोमर्स है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ
फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर के वे केस जहां उनका फॉर्मेशन हाइड्रोजन के मूवमेंट के कारण होता है, दे आर टॉटोमेरिज्म। तो आई थिंक टॉटोमर्स क्या है ये दिमाग में आ गया। अब प्रश्न सिर्फ ये रहता है कि सर पता कैसे पड़ता है कि कौन सा हाइड्रोजन आएगा या हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा। अरे हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक में सब जगह हाइड्रोजन, तो क्या हर कंपाउंड के हाइड्रोजन उठ के इधर उधर आते हैं? ना ना। तो टॉटोमेरिज्म हो, हाइड्रोजन का ऑसिलेशन हो, इसकी शर्त क्या है? ओके, इसकी शर्त बता रहे, दो शर्त हैं। अगेन आई एम फोकसिंग रिवीजन, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग द रिवीजन। व्हाट्स द कंडीशन सर? कंडीशन ये है कि आपके पास होना चाहिए पाई बॉन्ड का EWG। मुझे लगता है सबको समझता है विड्रॉइंग ग्रुप, पाई बॉन्ड, नाइट्रो, साइनो, कार्बोनाइल, ये सब पाई बॉन्ड वाले हैं और विड्रॉर्स है, मतलब विड्रॉर होने चाहिए और उनमें पाई बॉन्ड होना आवश्यक है। ये पहली शर्त है टॉटोमेरिज्म हो इसकी, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है सर इसमें? दूसरी शर्त ये है कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। सर ये क्या होता है एक्टिव हाइड्रोजन? ऐसे अरे वह हाइड्रोजन जिसको मैं H+ के रूप में निकाल लूं, तो ये H+ इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, मतलब आपके पास एक ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो एसिडिक हो। तो सर ये डिसीजन कैसे ले कि एसिडिक H है? तो इसके डिसीजन 11th की बातें अब हम नहीं करना चाहते, मैं सिर्फ रिवीजन के नाम से 12th में सीधा पॉइंट पे आ जाऊं और बस एक पॉइंट को फोकस करना चाहूंगा। सुन ले, आपके पास जो पाई बॉन्ड का EWG है, जो भी पाई बॉन्ड, जैसे एक उदाहरण सर CO, क्या ये EWG ग्रुप है, विड्रॉवर है, क्या पाई बॉन्डेड है? इस पाई बॉन्डेड EWG के पड़ोस में जो sp3 कार्बन होगा, इस पाई बॉन्डेड EWG के पड़ोस में जो sp3 बी केयरफुल, जो sp3 कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता ही है, ये कंफर्म है। तो अगर आपको विड्रॉवर के पड़ोस में sp3 कार्बन पे H दिख रहा है, आंखें बंद करके बोल दीजिए टॉटोमेरिज्म होना ही है सर। तो पाई बॉन्ड EWG के साथ पड़ोस में sp3 पर H है, टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है। इसके अलावा भी टॉटोमेरिज्म होता है। ओके, मैंने कहा ना स्पेस टॉटोमेरिज्म वगैरह से हमने इतने वैरायटी डीप डिस्कशंस हुए हैं बेटा कि दैट्स अमेजिंग टॉटोमेरिज्म, अमेजिंग। पर अभी जो मेरी इच्छा है कि नहीं, सबको एक बेसिक नॉलेज तो मालूम ही होना चाहिए सर कि EWG का पाई बॉन्ड का ग्रुप दिखाई दे मुझे, और उसके साथ साथ मुझे पड़ोस के अल्फा sp3 कार्बन पर H दिखाई दे। बस इतना दिख जाए, मैं दिमाग लगाना बंद कर देता हूं और बोल देता हूं टॉटोमेरिज्म होगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस इस पॉइंट के आधार पर करवा दूं, और सारी चीजें आप थोड़ा रेफर करें मॉड्यूल्स वगैरह। और चलो फिलहाल मैं आपके सामने कुछ रख रहा हूं, और हम पूछ रहे हैं कि क्या सर ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा क्या? आप बताइए। ओके, हम कोशिश करते हैं कि टॉटोमेरिज्म शो हो रहा है क्या ये देखने की। We have some compounds like this. Okay. Okay. ओके, ऐसा लिखा है। आपको ये पूछा जा रहा है कि सर इनमें टॉटोमेरिज्म किसमें होगा और किसमें नहीं होगा। मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया है, जो लॉजिक सिखाया है, उससे 1 सेकंड में जवाब आ जाएगा कि हाँ इसके H ऑसिलेट करेंगे, ये टॉटोमेरिक फॉर्म में दिखाई देगा। क्या पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है, पड़ोस में sp3 पर H है? हाँ, दोनों चीजें हैं, टॉटोमेरिज्म करेगा। पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है, हाँ, पड़ोस में sp3 कार्बन पर H है, हाँ, 3 है, हाँ, एक ही चाहिए हमको, ये नहीं है, ये sp3, ये तो H इसी से जुड़ा है, ये पड़ोस का sp3, इस पर H, हाँ है। सर ये पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है, इसके पड़ोस में pH, फिनाइल रिंग, फिनाइल बेंजीन रिंग, बेंजीन, सर sp3 कार्बन ही नहीं है,
हाँ H है, मतलब इस CO से जो कार्बन है, नो नो सर, टॉटोमेरिज्म शो नहीं। क्या विड्रॉवर है पाई बॉन्ड का, पड़ोस में sp3 कार्बन पर H है, हाँ टॉटोमेरिज्म शो होगा। पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है, पड़ोस में sp3 कार्बन है ही नहीं सर, पड़ोस में sp3 कार्बन ही नहीं है, कैंसल, टॉटोमेरिज्म नहीं है। पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है, सॉरी सॉरी, मैं आई एम सॉरी, मैं यहाँ दोनों ये पीएच नहीं है, मैं कंफ्यूज, ये पीएच, यहाँ दोनों तरफ पीएच, मैं उधर देख के यहाँ देख रहा था, सॉरी। यहाँ पीएच पीएच है, यहाँ नहीं है, यहाँ ये देखो विड्रॉवर के पड़ोस में अल्फा कार्बन, उधर नहीं है, इधर अल्फा कार्बन है, इस पर एच है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म इस पे नहीं हो रहा है, ठीक है। सर नाइट्रो, क्या आपको नाइट्रो बनाते आता है, ड्रॉ करते आता है, कैसे सर, क्या तुम जानते हो नाइट्रो, ऐसा केमिकल बॉन्डिंग कभी सुना हो? नाइट्रो इज विड्रॉवर विथ अ पाई बॉन्ड, हाँ, पड़ोस के sp3 कार्बन पर H है, हाँ टॉटोमेरिज्म होगा, होगा। क्या है पाई बॉन्ड विड्रॉवर, हाँ, पड़ोस के sp3 पर H है, नहीं सर, यहाँ भी दोनों H हटा दिए गए, यहाँ भी दोनों H हटा के मिथाइल जोड़ दिए, यहाँ दोनों H हटा के मिथाइल जोड़ दिए, नो नो टॉटोमेरिज्म। सर पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है, हाँ, पड़ोस के sp3 पर H है, एक OH लिखा है, एक H भी तो होगा, हाँ सर टॉटोमेरिज्म है। बता तो, क्या इतना समझ में आया? न्यू कमर्स, क्या हमको इतना तो देखता आ ही गया कि हाँ ये वाले इतने हमने, मैंने कहा ना इससे भी ज्यादा स्पेस टॉटोमेरिज्म में थोड़ा वेरिएशन लाया हुआ है। मैं तेरे को एक एग्जांपल भले ही वो स्पेस टॉटोमेरिज्म का लेके बता दूं, बट बेसिक मेरे को जो सिखाना था इतना तो हमको आना ही चाहिए, ठीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ, तेरे NOC1 मॉड्यूल में ही है, तेरे कॉपी में भी है, लास्ट ईयर की स्पेस टॉटोमेरिज्म के ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसा एग्जाम्पल था, देखिए ध्यान से। ये वाला, क्या पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है, हाँ सर पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है, पड़ोस में sp3 नहीं सर, पड़ोस में sp3 कार्बन ही नहीं है, हाँ पड़ोस में कहाँ sp3 कार्बन है, नहीं है सर। सर टॉटोमेरिज्म है टॉटोमेरिज्म है इसमें, क्यों? आपने तो बोला ना पड़ोस में sp3 के, नहीं वो मैंने तेरे को पहले ही बोला, वो रिवीजन का लॉजिक है, हाँ इसलिए मैं फिर बता ही देता हूँ ये वाला टॉपिक कि सर देखिए आपके पास यहाँ एक sp3 पर H है ना, है, ये H मूव करेगा कैसे सर, देखो जब ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा क्या ये प्लस बनेगा, और प्लस के पास ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो ये प्लस से पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो ये जो प्लस था वो यहां बनेगा, देखो तो जरा, ये ऊपर O-, यहाँ H है, ये प्लस बना, और अगर ये वाला प्लस यहाँ रेजोनेंस के कारण आ गया, तो तूने हाइपर कॉन्जुगेशन लास्ट लेक्चर में सिखाया होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, कि प्लस के पड़ोस का जो सिग्मा CH बॉन्ड है वो H यहाँ बॉन्ड बनाता है, ये H निकल जाता है, बढ़िया सर H निकला H प्लस, तो ये इसको मिल जाता है, तो क्या नया डायग्राम बना सर, फिनॉल बन जाएगा, पर उसके लिए इस प्लस को यहां आना पड़ेगा तो ही H निकल सकता था। एक आपने थोड़ी देर पहले इस तरह से डायग्राम बनाया था सर, ये लो, विड्रॉवर के पड़ोस के sp3 पर H नहीं है, नहीं है, आपने बोल दिया इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं है, हाँ नहीं है सर, क्यों सर यहाँ H भी तो है, यहाँ भी तो है, नहीं नहीं, वो H टॉटोमेरिज्म करने ही नहीं वाले, क्योंकि जब ये पाई बॉन्ड ऊपर जाके ये प्लस बनेगा, तो ये प्लस यहाँ कहाँ से आएगा, रेजोनेंस थोड़ी ना कि वो नीचे आए, नहीं नहीं इसमें नहीं है, पर क्या यहाँ टॉटोमेरिज्म है सर, एक और डायग्राम देख लो, ये आपने अभी ये लिया था, ये लिया है, ये लिया है, हाँ क्या इसमें टॉटोमेरिज्म है, पर अगर मैं इसमें एक और ऐसा लिख दूं तो क्या इसमें टॉटोमेरिज्म अब है, नहीं सर अब नहीं है इसमें टॉटोमेरिज्म, क्योंकि पहली बात तो पड़ोस में sp3 पर H है ही नहीं, तो वहां से भी नहीं, और सर ये भी अब इसके कोई भी नहीं है, अब इसके पास भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से टॉटोमेरिज्म बहुत बड़ी बात हो जाती है, और एक बेसिक नॉलेज मुझे लगता है सबके दिमाग में आ चुका है कि टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं, ये कैसे चेक किया जाए, है ना, चलो इतना दिमाग में आ चुका है। अब टॉटोमेरिज्म का एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है, उसका एक बेसिक नॉलेज तेरे को देने की जरूरी इच्छा है मुझे। प्रश्न आता है
कि कीटोइनॉल, प्रश्न कीटोइनॉल ही चलता है, पूरा पूरा कीटोइनॉल ही चलते रहते हैं। कीटोइनॉल में किसका स्टेबिलिटी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ऐसा प्रश्न रहता है। तो अगर मैं आपसे ये कीटो लिखा हुआ डायग्राम है, इसका इनॉल, इनॉल कैसे बनाना, कि CO विड्रॉअर के पड़ोस का sp3 का H, ये H इस O को आता है, डबल बॉन्ड इधर आता है, O को H आता है, डबल बॉन्ड इधर, तो ये कीटो रहता है, ये इसका इनॉल रहता है ना। सर कीटो में C डबल बॉन्ड O है, सर इनॉल में C डबल बॉन्ड C है ना। जनरली ये जो कीटो फॉर्म, ये CO बॉन्ड रहता है ना, ये स्ट्रॉन्गर रहते हैं बेटा, CO बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड्स। तो जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली सर कीटो का स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए, सही है। पर हर बार कोई भी डायग्राम हो कीटो इनॉल तो कीटो ही अच्छा हो, यह आवश्यक नहीं है। हाँ, कोई बोले कि सर जनरली कीटो इनॉल में कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ऐसा शब्द बोला कि जनरली, तो आप बोलिए हाँ बिल्कुल सही बोला सर आपने। प्रश्न क्या बनते हैं, अब प्रश्न बनना शुरू होते हैं, ऐसे कौन से कीटो है, 4 ऑप्शन देंगे, 4 कीटो देंगे आप, है ना, और पूछेंगे इनमें से वो कौन है जिसका इनॉल सबसे अच्छा बनेगा, मतलब कीटो नहीं, उसका इनॉल अच्छा बनेगा। इनॉल अच्छा बनने को हम ऐसा बोलते हैं इनोलाइजेशन होगा, इनोलाइजेशन होना मतलब इनॉल बनना। तो ये 4 कीटो देंगे, विच इज मोर इनोलाइज, किसका इनोलाइजेशन अधिक है या किसका इनॉल फॉर्म ज्यादा अच्छा है। इसी पॉइंट को लेकर 6 या 7 पॉइंट डिस्कस किए थे 11th में। अभी वो 6-7 का तो बात नहीं, बट जो बेसिक 3 पॉइंट्स है, बेसिक 3 पॉइंट्स मैं तेरे सामने रखता हूँ, जो बेसिक है 3 पॉइंट की, कम से कम ये 3 हम सबको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली जो इनोलाइजेशन वाले क्वेश्चन है वो इन तीनों पर तो बनते ही है। बाकी मुझे 6 या 7 पॉइंट का डिस्कशन हमारा इनऑल ओवरऑल चला था, है ना। चलो एक एक करके मैं लाना शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया था कीटो, क्या ये कीटो है, क्या ये कीटो है, हाँ सर ये कीटो है। क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होने वाला है, हाँ सर इसमें होता है टॉटोमेरिज्म। पड़ोस में sp3 तो भले ही नहीं है, पर यहाँ जो sp3 का हाइड्रोजन है ना सर, वो जाता है ऊपर, सिखाया है ना, स्पेस टॉटोमेरिज्म बोलते हैं उसको। तो सर इसका टॉटोमेरिज्म कैसे करूं, तो यहाँ का H है, ये अपना बॉन्ड यहाँ देता है, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाता है, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाता है, और ये H इसके पास आ जाता है, इसका डायग्राम होता है फिनॉल। तो ये रहा मेरा कीटो, ये रहा मेरा इनॉल। क्या ये नॉन एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक है, सबको करते आता है, समझता है सबको ये, क्या ये नॉन एरोमेटिक है, हाँ, क्या एरोमेटिक है, हाँ। क्या ये एक ऐसा कीटो है जिसका इनॉल एरोमेटिक, या पहला बेसिक पॉइंट, अगर इनॉल एरोमेटिक बन जाए तो वो कीटो कीटो रूप में नहीं रहना चाहता सर वो इनॉल बनाना चाहता है। तो यस, if aromaticity develops in enol, then enolization will be more, not keto, enol. आई थिंक पहला पॉइंट समझ में आया होगा, है ना, ये पहला बेसिक पॉइंट रहता है। दूसरा बेसिक पॉइंट, सर पहले एंटी है ना, 4 पाई बॉन्ड, नहीं रे प्यारे, क्या करता है तू, बोलो रे, क्या ये एंटी एरोमेटिक है क्या रे, किसने सवाल किया था पहले तो ये तो बता, ये एंटी एरोमेटिक है, नहीं, नहीं है एंटी एरोमेटिक, व्हाट इज दिस, पक्का नॉन एरोमेटिक। और किसको डाउट है कि ये नॉन एरोमेटिक नहीं है ये नॉन एरोमेटिक है। अब बताओ किसको डाउट है कि ये नॉन एरोमेटिक में, मुझे नहीं समझ में आया, जल्दी।
अब तो जिसको डाउट था उसने वो भी चुप हो गया। किसी को डाउट नहीं? छोड़ दो इसको, यहीं नहीं पढ़ना है इसको। सॉरी सर, कॉन्जुगेशन देखा। हाँ ओके, यहाँ कॉन्जुगेशन पूरे रिंग पे नहीं है बेटा, ये यहाँ कॉन्जुगेशन कट चुका है। जहां पूरी रिंग पर कॉन्जुगेशन नहीं, वो ना एरोमेटिक होते हैं ना एंटी एरोमेटिक, वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। आई थिंक नाउ डाउट गेट सॉल्व। आगे बढ़ो सर। चलो, बात क्या हो रही थी? अरे सर, बात हो रही थी कि जिन कीटो के इनॉल एरोमेटिक, वो कीटो कभी नहीं रहते सर, वो तो तुरंत इनॉल बनाते, भागते इनॉल बनाने के लिए। चलिए आगे एक और अच्छा देख बात। क्या ये आपको कीटो नजर आ रहा है क्या? हाँ सर नजर आ रहा है। क्या ये टॉटोमेरिज्म करेगा क्या? हाँ सर करेगा। पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है, पड़ोस के sp3 पर H है। हाँ है, मेरा पड़ोस का sp3 इस पर H है। कैसे बनाऊं सर इनॉल? ये H को डाल O पे, पाई बॉन्ड को डाल नीचे। चेक करो, क्या इस कीटो में दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड नहीं है? पर क्या इनॉल में दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए? तो जानता है कॉन्जुगेशन रेजोनेंस स्टेबिलिटी। क्या इनॉल में कॉन्जुगेशन डेवलप होने लग जाए तो इनॉल का निर्माण फास्ट होता है। क्या पॉइंट 2 समझ में आया? एवरीबडी गेट द पॉइंट 2? यस। अब बेसिक पॉइंट 3, इनोलाइजेशन का एक बेसिक पॉइंट, थर्ड वाला। इसको कहते हैं अल्फा डाइकीटो। आई एम सॉरी, इसको कहते हैं बीटा डाइकीटोन। ओके, डाइ, एक मिनट, ये जस्ट मिनट, सॉरी। डाइकीटो क्यों बोला? क्योंकि दो CO है, इसलिए मैंने डाइकीटो नाम दिया। बीटा डाइकीटो क्यों बोला सर? अरे सर, जैसे एक कीटोन जहां है उसको अल्फा, उसके पड़ोस वाले को अल्फा बोलते हैं, उसके पड़ोस वाली पोजीशन को बीटा बोलते हैं। तो एक छोड़ के फिर एक आए तो दैट इज बीटा डाइकीटो। ओके। क्या पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है? क्या पड़ोस में sp3 पर हाइड्रोजन है सर? ये रहा, ये भी पड़ोस में sp3 हाइड्रोजन, sp3 हाइड्रोजन, sp3 हाइड्रोजन। हाँ, ध्यान रखना, इसके पड़ोस में एक विड्रॉवर है, इसके पड़ोस में एक विड्रॉवर है, परंतु इसके पड़ोस में दो विड्रॉवर है। रिवीजन में भी सिखाया, विड्रॉवर्स एसिडिटी को बढ़ाते हैं, मालूम है ना, खींचने वाले एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो क्या यहाँ का जो H है वो ज्यादा एसिडिक है सर इनके कंपैरिजन? तो जब बीटा डाई कीटो टॉटोमेरिज्म करने जाएंगे तो जो बीच वाला कार्बन है उसी का H टॉटोमेरिज्म करेगा, आजू बाजू वाले नहीं। ध्यान रखिएगा, ये नहीं करते। और अगर इसका करके एक डायग्राम बनाया है तो उसको सबसे लास्ट में रखना सर, कि सर इसका भी बनाए इनॉल, इसका भी बनाए इनॉल, नहीं इसका बनाए, नहीं नहीं, उसको आखिरी में रखिए सर, वो तो जाता ही नहीं है। आई थिंक क्लियर है दिमाग में मैंने क्या बोला? हाँ, बीच वाले कार्बन का ही H इनोलाइजेशन में जाता है। ठीक है, ले जाइए सर। कैसे ले जाऊं? हाँ, तो कहीं भी एक जगह ले जाओ, दोनों में से H ले जा O के पास, डबल बॉन्ड को ला नीचे, ये हम बोल रहे हैं ना बार बार, OH। शायद आपको समझ में आए कि सर एच बॉन्डिंग है ये सर, इंट्रा एच बॉन्ड बन रहा है। और जहां इंट्रा एच बॉन्डिंग होती है, चिलेशन नाम सुना है? रिंग फॉर्मेट, चिलेट, क्या उसको प्रोनाउंस आप कुछ भी करें, चिलेश या किलेट, मालूम है सबको? क्या ये स्टेबिलिटी को आउटस्टैंडिंग बढ़ाता है? यस। 3 बेसिक पॉइंट है। पहला, अगर इनॉल एरोमेटिक हो तो इनोलाइजेशन बहुत ज्यादा। अगर इनॉल में कॉन्जुगेशन डेवलप हो जाए
तो इनोलाइजेशन ज्यादा, और अगर इनॉल में इंट्रा एज बॉन्डिंग हो जाए तो इनोलाइजेशन ज्यादा। ये 3 पॉइंट तो बेसिक याद रखना ही है। इसके अलावा फिर हमारी कॉपी में था कि एसिडिटी बढ़ाओ तो इनोलाइजेशन बढ़ता है, साइक्लिक इनॉल्स आर मोर बेटर देन ओपन चेन इनॉल्स, या अल्फा डाई कीटो में ओपन चेन हो तो कीटो फॉर्म रहेगा, रिंग हो तो इनॉल फॉर्म रहेगा। एसिड की मौजूदगी, बेस की मौजूदगी इनोलाइजेशन को बढ़ाती है। उसका मैकेनिज्म एसिड प्रेजेंस मैकेनिज्म, बेस प्रेजेंस मैकेनिज्म, इनोलाइजेशन लिखा हुआ है सब कुछ। तो ठीक है, वो सब बहुत ही, मैंने बोला ना, अब मैं नहीं चाहता उसको डिस्कस करना रिवीजन पैटर्न में। बाकी मुझे लगता है कि रिवीजन के नाम से टॉटोमेरिज्म को बहुत स्मूथ किया गया। व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, कैसे देखूं टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं, और बेसिक 3 बातें कि कौन सी चीज इनोलाइजेशन को बढ़ावा देती है। तो एरोमेटिसिटी, कॉन्जुगेशन एंड एज बॉन्ड हमेशा इनोलाइजेशन को फेवर करते हैं, ये बात कही। मैं यहाँ पर टॉपिक फिलहाल बंद करना चाहूंगा, बट 11th को रीड जरूर करना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में हो तो मॉड्यूल को अच्छे से रीड करो टॉटोमेरिज्म के लिए। आपके पास नोट्स हो, किसी भी टीचर के, मैंने लिखवा है, कोई और टीचर लिखवा है, किसी भी टीचर के हो, जरूर पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, ये इतना, तू सोचना जिसको खत्म होने में लगभग 2 लेक्चर लगते होंगे, तो उसका लेंथ भी बड़ा होगा बेटा, और बातें भी अलग भी बातें होंगी बेटा, है ना। चलिए ठीक है, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं, छोटा सा, उस पर भी फोकस करें, अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। एक बहुत अच्छा सवाल था हमारे पास, ये वाला, कि अच्छा, एक मिनट, हाँ, एक सेकंड, इसको 1-2 मिनट हटाइए, पहले मैं ये आपके सामने कुछ शेयर करता हूँ। देखिए, इसको इसको देखिए, क्या है सर, पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है, क्या है टॉटोमेरिज्म करेगा, हाँ सर, पड़ोस में sp3 पर H है, क्या करूं, ये H को दे O के पास, डबल बॉन्ड लाइए नीचे, क्या एक कीटो है, हाँ, क्या इसका इनॉल है, हाँ सर, ये सिनॉल को देखिए, कौन जवाब देगा, ये क्या हो गया सर, एनीबडी, कोई ऑब्जर्व कर रहा है डायग्राम, वेरी नाइस वेरी नाइस, तन्मय ने पहला जवाब सही दिया। सर ये एंटी एरोमेटिक हो चुका है सर, ये एंटी एरोमेटिक है सर, और ये कौन है, नॉन एरोमेटिक। क्या तू जानता है, जो चित्र एंटी एरोमेटिसिटी बनाने की कोशिश करे वो वहां जाने की इच्छा कतई नहीं करता। क्या ये टॉटोमेरिज्म नहीं करना चाहता, नहीं सर, ये नहीं करना चाहता टॉटोमेरिज्म, क्योंकि इसको मालूम है कि अगर ये टॉटोमेराइज हो जाएगा ना तो एंटी एरोमेटिक बनाएगा, तो ये जाना ही नहीं चाहता सर। तो जैसे अभी आपने बोला था कि अगर इनॉल एरोमेटिक हो तो इनॉल ही रहेंगे, वैसे अगर इनॉल एंटी एरोमेटिक हो तो वो कीटो ही रहेंगे, इनॉल नहीं बनाना चाहते सर। ओके, अच्छा सवाल था। चलो एक और सवाल, एक और बात ऐड करवा दूं। होता क्या है, मेरे को ऐसा लगता है, ये थोड़ा बता ही दो यार, थोड़ा बता ही दो, ऐसा होने लगता है, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी एक और, इसके बाद मैं बंद करूंगा बताना। चलिए सर, क्या पाई बॉन्ड का विड्रॉवर है सर, यहाँ H है sp3 पर, हाँ है सर, H है सर, टॉटोमराइज करूँ, हाँ हो सकता, टॉटोमेरिज्म है सर, टॉटोमराइज करिए, करिए आप करिए, ये 3 डायमेंशनल है, ये और ये कार्बन है ना, इसके ऐसा ऊपर है, ऐसा ये ऐसा ब्रिज जैसा है, ये एक कार्बन इधर भी जुड़ा है और ये एक कार्बन इधर भी जुड़ा है, ऐसा ब्रिज जैसा, बायसाइक्लो कंपाउंड, ब्रिजहेड कार्बन वगैरह कभी नाम सुने। हाँ चलो सर, ये कीटो है, ये इनॉल है, हाँ दोनों बनते हैं, हाँ बनता है सर, ज्यादा क्या बनेगा, तो क्या सर इनॉल एरोमेटिक है, नहीं, क्या इनॉल कॉन्जुगेशन में, नहीं, क्या इनॉल एच बॉन्ड, नहीं नहीं, कौन अच्छा, कीटो अच्छा, हाँ कीटो अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कि क्या सर ये इनॉल बनाएगा, हाँ बनाएगा सर, ये बनाएगा इनॉल, ठीक है ना। हाँ, इनॉल 0%, नो प्रियांशु, नो प्रियांशु, तूने कॉपी में देखकर सवाल को चेंज, मैंने सवाल चेंज किया है, कॉपी का नहीं लिया अभी।
कॉपी का सवाल नहीं लिया है बेटा मैंने, ब्रिजहेड पर डबल बॉन्ड वाला सवाल नहीं है प्रियांशु। हाँ, आई एम नॉट टेक द एग्जाम्पल विच इज इन कॉपी। मैं अब ला रहा हूँ कॉपी वाला एग्जाम्पल, अब लाऊंगा इसके बाद। आइए सर, ये लीजिए, ये है कॉपी का सवाल। चलिए आइए सर, क्या विड्रॉवर है सर पड़ोस के sp3 पर हाइड्रोजन, नहीं सर नहीं है, आपने हटा के मिथाइल, ओके ओके कोई बात नहीं सर, ये रहा पड़ोस में sp3, ये भी तो हाँ ये ब्रिजहेड कार्बन नाम, दिस इज ब्रिजहेड कार्बन। क्या यहाँ sp3 हाँ है, क्या यहाँ H है, हाँ है सर, ये H है ना, आपने तो बोला ना sp3 पर H है तो H लाइए इधर, डबल बॉन्ड लाइए इधर, ओके। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो आपने काम किया ये गलत हो गया है सर, ये कभी टॉटोमराइज नहीं होगा। क्यों? रूल, ब्रेड रूल क्या कहता है? ब्रिजहेड कार्बन पर न पाई बॉन्ड आ सकते, न प्लस आ सकता है, न डॉट। sp2 ब्रिजहेड कार्बन कभी sp2 नहीं होते हैं। न ब्रिजहेड कार्बन कभी डबल बॉन्ड बना सकते, न ब्रिजहेड कार्बन पर प्लस आ सकता है, न ब्रिजहेड पर डॉट आ सकता है। अगर आया है तो वो इम्पॉसिबल है, रिंग टूट जाएगी सर। तो हमने एक लाइन लिख दी, क्या लिखी कि ब्रिजहेड हाइड्रोजन मतलब ब्रिजहेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ब्रिजहेड हाइड्रोजन डू नॉट इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म, वो नहीं हो सकते। हाँ आपने यहाँ पर अभी एच रखा था थोड़ी देर पहले, आपने वहां से इनॉल बना लिया तो आपने बोला टॉटोमेरिज्म हो सकता है, हाँ वहां कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी। पर अब आप बोलते हो कि यहाँ नहीं है, मैं यहाँ, नहीं नहीं भाई हमने बोल दिया है ये ब्रिजहेड नहीं जाते सर, वो टॉटोमेरिज्म नहीं करते, क्योंकि उन्होंने टॉटोमेरिज्म कर लिया ना तो ब्रिजहेड को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इम्पॉसिबल, रिंग टूट जाएगी, ब्रिज टूट जाता है, ब्रेड रूल बोलते उसे। याद आया किसी को? है ना? और जिन्होंने नहीं कि सर हमको नहीं मालूम, तो ये बताया मैंने, याद करें अब हम चीजों को। बाकी जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको याद आया, ये कह रहा हूं मैं। ओके नाइस। तो देखिए टॉटोमेरिज्म का रिवीजन भी कर लिया और बहुत सारे आईएमपी पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर ही लिया है। थोड़ी बहुत मिस हो गए होंगे, हो गए हैं, सॉरी हो गए होंगे नहीं है, ठीक है। अभी हम बात को बंद करें सर। चलिए एक बार टाइम में देख लो है कि नहीं हमारे पास टाइम है, अभी टाइम है। क्या क्या पढ़ा तूने आज रिवीजन के नाम से? आइसोमेरिज्म को दो हिस्सों में बांटा, स्ट्रक्चरल जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, और स्टीरियो। स्टीरियो सर कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 होते हैं, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामर, ऑटोमर, सारे डिस्क्राइब हो चुके हैं। और स्टीरियो 2 हिस्से होते हैं, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल कम्स GI-OI, कॉन्फॉर्मेशनल कम कॉन्फॉर्मेशंस। So what's next? So the next is ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ला रहा हूं अब मैं। सो हम धीरे धीरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना चाहते हैं, ओके ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शुरू करने से पहले एक छोटा सा धीरे धीरे, क्योंकि जीआई बहुत बड़ा पड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा पड़ा। क्या पढ़ा देख तो जरा तूने? जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन किस किस में पढ़ा सर? इन अल्कीन, इन साइक्लोअल्कीन, इन एजो, इन ऑक्सिम्स, इन क्यूम्यूलिन, स्पाइरेन, हेमीस्पाइरेन, और इन साइक्लो अल्केन। अल्कीन में 2 वेरिएशन नाम से सुना, सिस्ट्रांस, इजेड। और इजेड को सीखने के लिए मोस्ट आईएमपी चीज पढ़ी, CIP। ये पढ़ा इतना, और इसके बाद कैलकुलेशंस ऑफ जीआई पढ़ा।
कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेशन, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेशन, वो फॉर्मूले पढ़े। तो ये है जीआई, जो 11th में हर एक शब्द डाल दिया। ठीक है, रिवीजन शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट कहने की इच्छा है अबाउट जीआई कि जनरली अगर किसी को बोला जीआई तो उसको सिस्ट्रांस तो सबको आता ही है, मुझे लगता है, तो मुझे लगता है बाकी आता है नहीं आता है पता नहीं। सिस्ट्रान, अल्कीन, सिस्ट्रान रटा रहता है सबको कि सर ये अल्कीन है, एच एच सी एल सी एल, एच एच सी एल सी एल, डबल बॉन्ड के दोनों एक तरफ एच, सिस कहलाते हैं, अपोजिट है ट्रांस कहलाते हैं। मुझे लगता है इसमें शायद कोई डाउट ना हो। यस और नो? बेसिक नॉलेज हर नए स्टूडेंट को, पुराने स्टूडेंट को इतना तो होता ही होगा। यहाँ सर ये तो मालूम है, सिस ट्रांस आता है हमको समझ में। सर एक काम करो, आपने एच एच कॉमन लिए, सी एल कॉमन लिए, है ना? सर एक काम करो, एच एच सी एल बी आर, एच एच बी आर सी एल, क्या सिस्ट्रांस हो सकते हैं? हाँ, अरे अभी भी बोल सकते हो। एच एच को देख सर, ये अलग अलग है। अरे कोई एक कॉमन है क्या? एक कॉमन है बस, वो कॉमन वाले एक तरफ सिस कहलाते हैं, कॉमन वाले अपोजिट को ट्रांस कहते हैं। ओके सर, है ना? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है सिस्टम? हाँ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है सिस्टम। हाँ सर है। सर देखिए तो सर, एच एच सी एल बी आर, नो नो जीआई नहीं रे। क्यों नहीं सर जीआई? जब जहां आप जीआई देखने वाले हो उनमें से किसी एक भी कार्बन से, दो, एक कार्बन से अगर दो एक जैसे आ गए, जीआई नहीं होता है ना? ये मत बोलना सर एक जैसे आ गए। अरे प्यारे, ये एक जैसे एक ही कार्बन पे नहीं, पड़ोसी कार्बन पे आए हैं। उन पड़ोसी कार्बन में कॉमन हो एक तरफ तो सिस और अपोजिट और ट्रांस, कॉमन अभी भी है, एक तरफ हो तो सिस अपोजिट और ट्रांस, पर ये कोई पड़ोसी पर नहीं, एक ही कार्बन पर दो एक जैसे आ गए कोई भी, एच एच मिथाइल मिथाइल। अरे एक सेंटर पर दो एक जैसे आ जाए, कहीं भी, कहीं भी एक सेंटर पर दो ग्रुप एक जैसे आ जाए, उस सेंटर से जीआई नहीं देख सकते वहां। तो आपने इससे एक जैसे सर नहीं जी, इसमें जीआई नहीं हो सकता सर। ओके, पहली बात समझ में आई, जीआई हो सकता है नहीं हो सकता, ये सीखा है ना? ठीक है सर। क्या सिस्ट्रांस नाम में किसी को दिक्कत नहीं थी? कि हाँ सर, सिस्ट्रांस नाम हमको सबको आता है। जरा बोर्ड पे फोकस किया जाए सर। एच बी आर सी एल फ्लोरीन। सर शर्त पहले तो ये बताइए सर, क्या जीआई होगा क्या इसमें? हाँ जीआई होगा सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कहता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की शर्त क्या है सर? कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें से किसी एक भी कार्बन से दो ग्रुप एक जैसे नहीं हो। क्या इससे एक जैसे है क्या? नहीं। क्या इसमें एक जैसे? नहीं। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे हर्षल बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ आ गई? कोई शब्द इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनका कोई लेना देना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं है। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई पॉजिटिव, कुछ नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। क्या एक जैसे है? नहीं है। क्या एक जैसे है? नहीं है। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? हाँ होगा। पर सर कोई कॉमन नहीं है दोनों में, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए दो फॉर्म आएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो फॉर्म बनेंगे, और उन्हें सिस और ट्रांस शब्दों से नहीं दिया जा सकता नाम। तो इनमें जीआई तो है, पर सिस ट्रांस नाम नहीं हो पाएगा उनका। समझ में आया क्या कहा? समझ में आया क्या क्या कहा? क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? यस। क्या दो फॉर्म में बनेगा? बनेगा। क्या वो दो फॉर्म सिस और ट्रांस होंगे? नो, सिस ट्रांस नाम नहीं हो सकते सर, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में इजेड नेमिंग का उपयोग किया जाता है कि जब दो डबल बॉन्ड कार्बन में जो चार ग्रुप है, दिख रहा है आपको? दो डबल बॉन्ड कार्बन में, सॉरी,
दो डबल बॉन्ड कार्बन में जो 4 ग्रुप है, अगर वो चारों अलग अलग है तो सिस-ट्रांस नाम नहीं, वहां इजेड नामों से जीआई पहचाने जाते हैं। इजेड नाम, ओके। अब वो तो आज नहीं हो पाएगा, मैं तो सिर्फ आज बताता हूं तेरे को, है ना सर। इजेड नाम कैसे लेते हैं सर? इजेड बताता हूं आपको कि जैसे यहाँ पे आपने लिखा सर HBr, यहाँ लिखा Cl और फ्लोरीन, चारों अलग है, इजेड आएगा। एक और डायग्राम बना लो सर, जिसमें एक तरफ ये जो F फ्लोरीन इसकी स्पेस में पोजीशन बदल दो तो ये आइसोमर हो गया, या आइसोमर होगा एक दूसरे के, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्पेस में बदल और ज्योमेट्रिकल। ओके सर, E और Z ऐसे शब्द, E और Z ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्दों से बने हैं। एंड जेजन और ज्यूसामन, ग्रीक वर्ड एंड जेजन और ज्यूसामन, इनका इंग्लिश अर्थ होता है, एंड जेजन का इंग्लिश अर्थ है अगेंस्ट, और ज्यूसामन का अर्थ होता है टुगेदर, एक साथ। ये इनके अर्थ होते हैं, एंड जेजन अगेंस्ट, ज्यूसामन एक साथ। ओके ओके, बताते जाओ आप क्या बोलना चाह रहे हो। इस कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हैं उनको हम प्रायोरिटी नंबरिंग देंगे। सुन ले, आगे की बातें मत बोलना कुछ भी, कुछ नंबरिंग देंगे। प्रायोरिटी समझता है, प्राथमिकता, इंपॉर्टेंस, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा हो नंबर 1, तो इन दोनों में प्रायोरिटी दी जाएगी। ये नंबर 1 है, ये 2 है। आगे मत कुछ बोलना, सिर्फ सुनना। सर इन दोनों में प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है इन दोनों में? तो क्लोरीन नंबर 1 है, ये 2 है। चलो आइए, इन दोनों में प्रायोरिटी दीजिए। ये अभी आपने बोला ये 1 है, ये 2 है। सर इन दोनों में प्रायोरिटी दीजिए। सर क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है। चलो, आपने नंबरिंग दे दी है, ठीक है। अब आप देखिए, प्रायोरिटी 1-1, ये 1-1, ये 2-2, किसी को भी देख लो। क्या सेम प्रायोरिटी अपोजिट है, अगेंस्ट में है, ई है, ये ई फॉर्म है। सेम प्रायोरिटी टुगेदर है, सेम प्रायोरिटी टुगेदर है, एक साथ है, ये जेड फॉर्म है। प्रायोरिटी 1-2 कैसे देना उसकी बात नहीं की मैंने, पर अगर आपको बोल दिया जाए कि हाँ ये प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 2 है, तो क्या सिस-ट्रांस, इजेड और कौन ई कौन जेड, ये समझ में आया क्या? बता मुझे सबको, न्यू कमर्स, क्या आपको ये समझ में आया? सबको समझ में आया है? यस, है ना। बस प्रॉब्लम क्या आ गया सर, ये जो आप 1-2 प्रायोरिटी देते हो, इसका क्या नियम है? तो इसके नियम का नाम है कैन इनगोल्ड प्रेलॉग रूल, CIP रूल। तो इजेड पढ़ना मतलब सिर्फ CIP रूल डिस्कस करना है। CIP रूल आ गया, इजेड तो, अरे एक बार अगर कोई बोल दे ये 1 ये 2, ये 1 ये 2 है, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे, तो ई और जेड में तो क्या दिक्कत है सर? आप लिख दो 1-2, मैं बता दूंगा कौन ई और कौन जेड। तो इजेड में मतलब नहीं है, मतलब है CIP रूल में। 11th क्लास में पूरा CIP रूल मेंशन्ड है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन 11th क्लास कॉपी। सब, मैंने कहा ना, अरे इतना GI लिखा है, इतना डीप GI, इसीलिए तो बोलता हूं कि अगर हमारी कॉपी में सिस्टमैटिक लिखा हुआ है तूने, तो तेरे को थ्योरी के नाम से कुछ भी नहीं पढ़ना, बुक इतना लिख दिया है हमने, सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, हर पॉइंट आया हुआ, तो तेरे को जरूरत ही नहीं कोई बुक रेफर करने की। थ्योरी सवालों के लिए हम जरूर कोई भी बुक लगाए। एनसीईआरटी में है क्या 11th में? एक भी नहीं है, सिर्फ ये है, और ये भी सिस्टम, इजेड वहां भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, एक भी चीज नहीं है। ये वाली सिर्फ इतना सा है, और वो भी कहाँ? वो भी हाइड्रोकार्बन में, अल्कीन जहाँ है, हाइड्रोकार्बन यूनिट में जहाँ अल्कीन लिखा है, उस अल्कीन का जहाँ इंट्रोडक्शन लिखा है, उस इंट्रोडक्शन में सिस-ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखा है, and only for the cis and trans concept, that's all, nothing this all. ठीक है, मॉड्यूल आपको मिला है, मॉड्यूल पढ़ेंगे, और जिनके पास पहले से लिखा, जो LN में पहले से आते थे, उनके पास, सबके पास है नोट्स मिल सकते हैं। कैसा नहीं, नोट्स वोट्स तो नहीं, मॉड्यूल भेज दिया है मैंने बेटा, मॉड्यूल से ही पढ़ना है ना। नोट्स आपको 12th से सीक्वेंस वाइज, मैंने तेरे को बोला ही है, 12th से हर एक शब्द स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। या आपके कोई 11th में जो पुराने आते थे यहाँ, वो फ्रेंड हो, आप उनसे मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको भेज देंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए,
तो नेक्स्ट टर्न पे जब हम मिलेंगे तो शुरुआत करेंगे सर ये या ध्यान रखना CIP रूल बढ़ के सिर्फ EZ का काम नहीं करना सर। 12th की शुरुआत ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से है, हाँ, और उस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में CIP लगने वाला है। तो जो CIP यहाँ पढ़ा रहा हूं वो CIP मुझे 12th के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इस्तेमाल होने वाला है, ये ध्यान रखिए। तो अच्छे से पढ़ेंगे अगले टर्न पे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बेटू, टेक केयर, बाय। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैं अभी हूँ 1 मिनट, इफ यू रिक्वायर नथिंग। कोई डाउट नहीं, मैं जा सकता हूँ फिर। ओके बाय, गुड नाइट बेटा।